हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, एच इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना, अमेठी, उत्तर प्रदेश। आज एनसीईआरटी कक्षा 12 के अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो जीवों से संबंधित हो, और इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन के स्तर में सुधार करना, उसको बेहतर करना। तो कैसे और कितने तरीकों से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, वो इस तरह है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में यानी कि मेडिकल साइंस में, दवाओं के रूप में बहुत सारे तरीकों से, निदान सूचक यानी कि डायग्नोसिस के द्वारा इसका प्रयोग हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का। कृषि में आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें, जिसको जीएमओ कहते हैं, जीएमओ फसलें कहा जाता है, इनका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी के यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। संसाधित खाद्य यानी कि प्रोसेसिंग फूड को जब प्रोसेस करते हैं, उसको तोड़ने के बाद जब उसको संसाधित करते हैं, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे ज़्यादा समय तक और बेहतर उपयोग में लाया जा सके इस फील्ड में। साथ ही साथ जैव सुधार, कैसे जीवों का उपयोग करें, बेहतर जीवों को हम बना सकें इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसमें अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। ये क्षेत्र हैं जहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रिसर्च को अगर देखें तो इस प्रौद्योगिकी के लिए फोकस किस पे किया जा रहा है, तो वो है कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान क्षेत्र क्या क्या हैं। तो सबसे पहला चीज है कि उन्नत जीवों का निर्माण करना। ऐसे जीव, उन पर रिसर्च किया जा रहा है। ऐसे जीव का निर्माण करना जो सूक्ष्म जीव हो या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हों, उनका निर्माण करना जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। दूसरा है उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। हम जानते हैं कि उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटालिस्ट जो होते हैं, वे किन्हीं विशेष स्थितियों में काम करते हैं। उनके लिए एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एक ऑप्टिमम कंडीशंस होनी चाहिए। उन कंडीशंस की पहचान करके इस इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उन स्थितियों को उत्पन्न करना जिसमें वे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। और क्या है, अनुप्रवाह प्रकरण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। केमिकल साइंस में इसका बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग होता है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो चीज़ हमें चाहिए, क्या, प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक, उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना। इस टेक्नोलॉजी की मदद से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा, अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक के द्वारा हम उसे कैसे प्राप्त करें, ये रिसर्च के फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो अब देखें कि कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की। तो कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग कैसे होता है? देखिए, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जो परंपरागत कृषि का तरीका है, एग्रीकल्चर का जो प्रचलन में है, उसको हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला है कृषि रसायन आधारित कृषि, अर्थात ऐसी कृषि जो कृषि रसायन आधारित हो। कहने का मतलब, इसमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, इन सब का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, हरित क्रांति के कारण हमारे यहाँ उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ गया, लेकिन जनसंख्या उस अनुपात में ज़्यादा बढ़ी। तो आज भी इस 3 गुना खाद्य उत्पादन के बढ़ जाने के बावजूद भी
हम अपनी पूरी जनसंख्या को संतुलित आहार देने में सक्षम नहीं हैं। यह सच्चाई है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का एक कारण यह भी है, चूंकि हमारा देश एक विकासशील देश है और ये जो कृषि रसायन हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हों, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हों, वीडिसाइड्स हों, ये महंगे होते हैं और हमारे देश का गरीब किसान इसको खरीद नहीं सकता। तो जब वो उसको खरीद नहीं सकता तो अपनी फसलों में उसका प्रयोग नहीं कर पाता, इसलिए फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिमेरिट है, प्रॉब्लम है इस तरह की कृषि में। दूसरी कृषि है कार्बनिक कृषि, जिसको हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। ये वह खेती होती है, कार्बनिक कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। यह शुद्ध कार्बनिक खाद का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन करते हैं। अब आप ध्यान दें कि आज के समय में जहां मशीनों का प्रयोग क्रमशः बढ़ता जा रहा है, पशुपालन कम होते जा रहे हैं, जहां किसानों के पास पहले ज़्यादा जानवर हुआ करते थे तो गोबर ज़्यादा होता था, उनसे उनकी खाद बनती थी और वो खेतों में जाती थी। तो अब जब जानवर उस हिसाब से कम हुए हैं तो उनके द्वारा जो बनाई गई खाद है गोबर से, उसकी भी मात्रा कम हो गई, तो इसका भी स्कोप सीमित हो गया। ये दोनों स्कोप सीमित हो गए ज़्यादा खाद उत्पादन के दृष्टि से। तीसरा जो महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से संबंधित है, वो है कि आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। हम फसल को देखें और अधिक उत्पादन के लिए उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं उनको देखें, और उस समस्या का इलाज अगर उनके आनुवंशिक में है, उनके जेनेटिक्स में है, उनके जीन्स में है, तो उसका इलाज करके, मैनिपुलेशन करके, अभियांत्रिकी के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा उसको सही करके हम वांछित उत्पादन, वांछित गुण ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से जो मैनिपुलेट किया जाता है उनके डीएनए में, जो वांछित जीन डाल के अधिक गुणवत्ता की फसलों को जो हम प्राप्त करते हैं, इन्हीं फसलों को आनुवंशिकता निर्मित फसल कहा जाता है। और जो इस पर आधारित कृषि है, इसका बहुत स्कोप है। आने वाला भविष्य इसी का है। तो कैसे, अगर हम, ये होता कैसे है, देखिए, ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल के द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं, हम सब करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, या इंग्लिश में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स, या शॉर्ट में जीएमओ कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे, चाहे वे पौधे हों, चाहे जीवाणु हों, चाहे कवक हों, चाहे जंतु हों, जिनके जीन्स को हम अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करके उनसे आनुवंशिक परिवर्तित करके उनका जो स्वरूप प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते क्या हैं? आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। वे जीव पौधे भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं। उद्देश्य क्या है? हम मनुष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना इसके माध्यम से। तो और कैसे होता है ये? आनुवंशिक रूपांतरण जीव जब बन जाते हैं तो उनसे लाभ क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो देखिए, ऐसी जो फसलें होती हैं जिनको हम जीएमओ फसलें कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इनसे क्या होता है, ये नया किस तरह होता है, अलग किस तरह होता है? तो देखें, अजैव प्रतिबलों जैसे अधिक ठंडा, सूखा, या ऐसी ज़मीन जिसमें ज़्यादा नमक हो, लवणीय ज़मीन, या अधिक ताप, इन सब के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण होता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा।
हम पहचान करते हैं ऐसी फसलों का जो इन कंडीशंस में रह सकती हैं और जिस जीन्स के कारण वह ऐसा कर पाती हैं उस जीन्स को हम प्राप्त करके उन पौधों में डाल देते हैं जो इनको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनका उत्पादन अधिक होता है। तो ऐसी फसलों को हम GMO फसल कहेंगे। दूसरी चीज, रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता हो जाती है। जो GMO फसलें होती हैं उनमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं पीड़क को मार देते हैं, पेस्ट्स को मार देते हैं। जैसे बीटी कॉटन है, बीटी टमाटर है, बीटी बैगन है, बीटी आलू है, बीटी सोयाबीन है, इनको खाते ही कीड़ा मर जाता है। इसलिए इस पे कीड़ों को मारने के लिए कोई दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए ये पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें होती हैं। इसलिए इसमें पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को भी कम करने में सहायक होता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो काटने के बाद अधिक समय तक उसको हम संरक्षित नहीं कर पाते। टमाटर की बात करें, सब्जियों की बात करें तो टमाटर है जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन जो GMO टमाटर होता है वो अधिक समय तक ताज़ा बना रहता है, पकने के बाद जल्दी खराब नहीं होता है। तो उन जीन्स की पहचान करके जिनके कारण वह पक कर जल्दी खराब होता है, उसमें बदलाव करके ऐसा कुछ करें कि अधिक समय तक हमारे लिए लाभदायक हो। तो खाद्यान्न जो भी हमारे हैं, खाने की चीज़ें हैं, अन्न है, सब्जियां हैं, उनका हम बाद में जो है कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं, कम करते हैं। ठीक है। इसके बाद पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। हमारी जो जमीन में मिनरल्स होते हैं उसमें या तो किसी खनिज का ज़्यादा उपयोग होता है, किसी का कम होता है। हम ऐसी फसलों का, ऐसे GMO फसलों का निर्माण करें जो बैलेंस तरीके से खनिज का प्रयोग करें और उस मिट्टी को खराब होने से भी बचा सकते हैं, या खराब मिट्टी में भी वे अन्न उत्पादन कर सकने में सक्षम होते हैं। हम ऐसी फसलों का निर्माण कर सकते हैं इसके द्वारा। और खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, ये बड़ी खास बात है। उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो पोषणिक स्तर है, वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह भोजन हमारे किस काम का? तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस वह GMO राइस होता है, धान होता है, जिसमें विटामिन A की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और जहाँ पे आँखों से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों को अगर यह राइस खाने को मिलता है तो उनकी आँखें अपने आप स्वस्थ रहती हैं, अच्छी रहती हैं। क्यों? क्योंकि इस गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन A पाया जाता है, जो कि एक जीन्स को उसके अंदर डालने के बाद ऐसा संभव हो। उसका रंग जो है वो थोड़ा पीला होता है, इसलिए गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इस राइस को गोल्डन राइस नाम दिया गया। तो आगे बात करते हैं। जैसे हमने बात किया कि इन सबको पीड़कनाशी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें पहले से ही ऐसे जीन्स डाले जाते हैं जो पीड़कों को नष्ट कर देते हैं। तो ये जीन्स कैसे क्या होते हैं, आइए आगे समझते हैं। देखिए, बैसिलस थुरिंजिएनेसिस, इस नाम को अच्छी तरह याद रखना है। आप बायोटेक्नोलॉजी को भी हम BT कह सकते हैं, लेकिन उस BT का अर्थ बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? बैसिलस थुरिंजिएनेसिस। यह क्या है? यह एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो इससे क्या होता है? एक जीव विष निर्मित होता है।
हम ऐसे मान लें कि ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis है, और इसमें ये जो डीएनए है, इसका ये जो जीन है, इस जीन से आरएनए बनेगा, और इस आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी यह एक प्रोटॉक्सिन होता है। क्या होता है? प्रोटॉक्सिन। जीव विष होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बीटी टॉक्सिन। इसका नाम है बीटी टॉक्सिन कहा गया। बीटी का मतलब यहां पर बैसिलस thuringiensis है। ध्यान रहे, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। इसका निर्माण करता है। ठीक है, अगर कोई कीट, जैसे मान लेते हैं यह एक कीट है, एक इंसेक्ट है, इसको अगर खाता है तो इसको खाने के दो तरीके हमने सीधे दे दिया, या फिर अगर इसी के हम इस जीन को किसी प्लांट में डाल दें, यहां पे डाल दें, और इस कीट को अगर हम ये देखते हैं कि ये इसको खाता है, दोनों तरीके हैं। अगर हम सीधे इस बैक्टीरिया को दे दें, या फिर इस बैक्टीरिया के इस जीन को हम इस प्लांट में डाल दें, तो इस प्लांट में इस बैक्टीरिया के जीन से यह आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, यानी कि यह बीटी टॉक्सिन का निर्माण होगा। किसमें? इस प्लांट में। अब इस प्लांट की पत्तियों को जब यह कीट, लार्वा जो होते हैं कीट के, ये प्लांट की पत्तियों को खाते हैं, तो जब यह कीट इस पत्ती को खाएगा तो यहाँ से दोनों तरीकों से जब ये गया इसके भोजन के रूप में, तो ये तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है फोरगट, दूसरा होता है मिडगट, और तीसरा होता है हाइंडगट। इसका मतलब है, फोरगट मतलब जो आगे की आंत का हिस्सा है, अग्र आंत। मिडगट यानी कि मध्य आंत, और हाइंडगट यानी कि पश्चांत्र। तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब यहाँ पर ये पहुँचता है मिडगट में, तो मिडगट का जो मीडियम होता है वो एल्केलाइन पीएच का होता है। यही खास बात ध्यान देने की है कि ये जो बीटी टॉक्सिन है एक प्रोटीन के रवे के रूप में होता है, और यह जब प्रोटीन का रवा इसके खाने के साथ, पत्तियों के साथ यहाँ मिडगट में पहुँचता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मिडगट में पहुँचता है, तो मिडगट का जो पीएच होता है वो एल्केलाइन यानी कि क्षारीय होता है। और इस क्षारीय पीएच में यह जो प्रोटॉक्सिन होता है, यानी कि निष्क्रिय रूप में होता है, यह यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। कहाँ पे? मिडगट में, इसी मिडगट में। और सक्रिय होने के बाद क्या होता है? सक्रिय होने के बाद यहाँ पर जो इसकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, इसमें छेद हो जाते हैं, लाइसेंस यानी कि छेद हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं, और फूल जाती हैं। फूलने के बाद ये नष्ट हो जाती हैं, और इस एपिथेलियम के नष्ट होने के कारण इस मिडगट के यह कीड़ा मर जाता है। आप देखें कि बड़ी आसानी से ये यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या कारण है कि यह इस कीट के लिए तो खतरनाक है, लेकिन इसके लिए या इसके लिए हानिकारक नहीं है, तो क्यों? इस प्लांट के लिए और इस बैक्टीरिया के लिए, बैसिलस thuringiensis के लिए यह प्रोटॉक्सिन हानिकारक नहीं है, क्यों? तो उसका उत्तर यह है कि यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पहले निष्क्रिय रूप में होता है, और जब यह कीट इसको खाता है तो यहाँ के मिडगट में, मध्य आंत्र में एल्केलाइन पीएच होने के कारण, ये क्षारीय पीएच होने के कारण यह सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के फलस्वरूप मिडगट की जो एपिथेलियम होती है इसमें पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, और यह फूल कर नष्ट होने लगती है, जिसके कारण यह कीट, यह जीव मर जाता है।
तो इस प्रकार एक तरह से बिना कीटनाशक का प्रयोग किए हुए ये मर जाते हैं। तो इनका प्रयोग कैसे होता है, जैसे लेपिडोप्टेरान्स, जैसे टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म, ये नष्ट होते हैं इस तरीके से। कोलेप्टेरान्स जैसे बीटल्स जिनको भृंग कहा जाता है, वे भी इसी तरीके से मर जाते हैं। और डायप्टेरन्स जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटो भी आते हैं, ये मर जाते हैं। तो ये जो जीन होता है, इस जीन को क्या कहते हैं, तो इस जीन को क्राई जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राई। ऐसे समझिए जब ये खाता है तो क्राई मतलब चिल्लाने लगता है, तो क्राई जीन हम याद कर सकते हैं। तो ये क्राई जीन अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक ही जीन सभी को नहीं मारता, स्पेसिफिक होते हैं। तो कैसे? देखिए, दो कीटों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है एनसीईआरटी में। एक है कॉटन बॉलवर्म जिसको कपास मुकुल कृमि कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है कॉर्न बोरर जिसको कि मक्का छेदक या मक्का बेधक भी कहा जाता है। तो अब नाम इसका चूंकि कॉटन बॉलवर्म लंबा है थोड़ा सा इसकी तुलना में, कॉर्न बोरर की तुलना में, इसलिए इसके दो हैं, क्राई 1 है, क्राई 2 है। और इसका थोड़ा छोटा है तो इसे एक ही है, क्राई 1 ही है। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक हम देते हैं कि कॉटन बॉलवर्म्स, कॉटन यानी कि ऐसा समझिए कि उसने रजाई ओढ़ रखी है। कॉटन रजाई जो है वो कॉटन की बनी होती है ना, रजाई ओढ़ रखी है तो उसको गर्मी लग रही है, और गर्मी लग रही तो उसको क्या चाहिए? एसी चाहिए। क्या चाहिए? एसी चाहिए। तो क्राई 1 एसी ये जीन किसको मारने के लिए है? कॉटन बॉलवर्म्स को, यानी कि कपास मुकुल कृमि को मारने के लिए है। और दूसरा क्या है? क्राई 2 एबी, और इसका क्या है? कॉर्न बोरर का क्राई 1 एबी। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा? क्राई क्राई क्राई। ये बड़ा है तो इसको हमने फर्स्ट कर दिया, इसको हमने सेकंड कर दिया, और इसको एक ही है तो फर्स्ट ही कर दिया। तो फर्स्ट का हमने क्या किया, जो कॉटन बॉलवर्म्स है ये रजाई ओढ़ के रखा है तो इसको क्या चाहिए? एसी चाहिए। तो क्राई 1 एसी हो गया, और इसको क्या है? ये ए बी है और ये भी ए बी है। सो सिंपल। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, और याद करना इसका बड़ा ज़रूरी है, आपको ध्यान दे के इसको याद रखना है। तो क्राई 1 एसी फॉर कॉटन बॉलवर्म्स एंड क्राई 2 एबी फॉर कॉटन बॉलवर्म, एंड कॉर्न बोरर के लिए, मक्का छेदक कीट के लिए ये जो जीन होता है क्राई 1 एबी, ये होता है, इसको मार देता है। और प्रक्रिया मैंने जैसे बताया कि इसी जीन को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और ये जीन उसी प्रोटीन का निर्माण करेंगे जो उस कीट को मार देगा, इसलिए हमें पीड़कनाशी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस तरीके से बीटी कॉटन तैयार किया गया। कॉटन में ये बॉलवर्म्स बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे, बहुत ज़्यादा। तो बीटी कॉटन जो तैयार हुआ उसकी फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इसी तरह जो पहली फसल आई थी बीटी ब्रिंजल यानी कि बैगन, बीटी बैगन आया, बीटी सोयाबीन, बीटी टमाटर, बीटी धान, बीटी आलू, ये सारे बैसिलस thuringiensis के जीन्स के माध्यम से तैयार किए गए, जो कि पीड़कनाशक होते हैं। इसी तरीके से वो तमाम पेस्ट को मार देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और तरीका है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक रूप से हम पीड़कों से बचाव कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है? दूसरा है पीड़क प्रतिरोधी पौधा तैयार करना। किसके द्वारा? आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा, आरएनए आई के द्वारा। ध्यान रहे, आरएनए आई। तो ये कैसे होता है? एक निमेटोड होता है जिसे मिलाडेगाइन इनकॉग्निशिया कहते हैं। एक निमेटोड होता है जो किसको संक्रमित करता है? तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है। तो इसको समझिए कि ये होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। देखिए, यहां पे ये कीट है, कौन सा कीट है? यही है, मिलाडेगाइन इनकॉग्निशिया। किसको संक्रमित करता है? तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है। ठीक, तो इसका क्या करते हैं कि इसमें
इसी का ले लेते हैं। इसमें एक सेल है, सेल के अंदर इसके डीएनए है और डीएनए से इसका आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। ठीक, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे ही ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं इसमें। ये जो प्रोटीन है ये इसकी क्रम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन, जाहिर है कि ये प्रोटीन बनेगी तो आरएनए से बनेगी, और आरएनए किससे बनेगा? डीएनए से बनेगा। इसमें करते क्या है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन इस सिंगल स्ट्रैंडेड का एक कंप्लीमेंट्री तैयार करके इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जब ये डबल स्ट्रैंडेड इसके साथ ये जुड़ जाता है, यानी कि ये कोडान्स होते हैं, इसके ये जुड़ जाता है तो ये बेकार हो जाता है। ये आरएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता। तो अब इस जीन्स की पहचान करके क्या किया गया कि तंबाकू में डाल दिया गया, इसको तंबाकू में इसको डाल दिया गया। अब तंबाकू की जड़ों में, क्योंकि ये संक्रमण कहाँ होता है? जड़ों में होता है। तो जड़ों में जब ये कीट जाएगा, यहाँ पर ये कृमि निमेटोड जाएगा, तो क्या होगा कि जब ये वाली जो इसकी दूसरा आरएनए का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये इसके द्वारा बनाए गए इस आरएनए से जुड़ जाएगा। मान लीजिए अगर ये टुकड़ों में भी जुड़ता है, टुकड़ों में भी जुड़ता है, जो कि अक्सर होता है ऐसा, डाइजेशन के फलस्वरूप टुकड़े में टूट जाते हैं, तो इन टुकड़ों में जुड़ के इसको आगे प्रोटीन बनाने नहीं देता, इसलिए यह आगे सरवाइव नहीं कर पाता, जिंदा नहीं रह पाता और मर जाता है यह निमेटोड। और इस निमेटोड से उस प्लांट की रक्षा हो जाती है। इस तरीके से इसको साइलेंसिंग भी कहते हैं, आरएनए साइलेंसिंग भी कहा जाता है, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर लिया जाता है। और इस आरएनए के निर्माण के कारण ये आगे प्रोटीन नहीं बना पाता, और जब ये प्रोटीन नहीं बनती, जो कि इसके लिए बहुत आवश्यक है, तो ये मर जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको कि आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए आई कहा जाता है।